नमस्कार, मैं रितेश कश्यप, राष्ट्र समर्पण न्यूज से। आज हमारे बीच में अपने आप को ये मानते हैं कि ये हिंदुओं के फायर ब्रांड नेता हैं। इनका नाम है दीपक सिसोदिया जी। जय श्री राम। दीपक सिसोदिया जी रामगढ़ में कई दिनों से राजनीति में हैं और हिंदुओं की खुलकर राजनीति करते हैं और हिंदुओं की बात करते हैं। अब रामगढ़ में आप लोगों को जैसा कि पता होगा कि उपचुनाव होने वाला है और उपचुनाव का कारण यह है कि ममता देवी की सदस्यता समाप्त हो गई है गोला गोली कांड को लेकर। अब यहाँ पर उपचुनाव होने वाला है 27 फरवरी को और इसी उपचुनाव में एक बार फिर से आजसू का प्रत्याशी सुनीता चौधरी खड़ी हैं। भाजपा और आजसू के अलायंस होने की संभावना है। दो बड़ी पार्टियां हैं, आजसू और भाजपा मिलाकर के साथ और कांग्रेस। वहाँ पर दीपक सिसोदिया इस चुनाव में अपनी किस्मत आजमाना चाहते हैं या वो क्या करना चाहते हैं, हम आज उनसे ही बात करेंगे। दीपक जी, ऐसा क्यों लगता है कि आप इस चुनाव में आपको खड़ा होना चाहिए और चुनाव में आपको क्यों लग रहा है कि आप जीत जाइएगा? देखिए, सबसे पहली बात है कि जीत और हार जो है वो दोनों अलग अलग चीज़ है और चुनाव लड़ना वो एक अलग चीज़ है। मैं वर्षों से हिंदू समाज में हिंदूवादी चेहरा मेरा रहा है, मेरे हिंदूवादी छवि रही है। मैं हिंदू समाज के बीच में वर्षों से काम करता रहा हूँ। मैंने यह देखा है कि जब हम लोग एक संगठन चलाते हैं, जब हम लोग एक हिंदूवादी माहौल तैयार करते हैं, हिंदुओं की रक्षा करते हैं, उनके न्याय के लिए जब लड़ते हैं, तो उसका सारा फायदा जो है वो किसी न किसी अलग राजनीतिक दल को, किसी न किसी अलग राजनीतिक प्रत्याशी को चला जाता है। इस कारणवश जब हमारे कार्यकर्ता, हमारे लोग के ऊपर में जब मुसीबत आती है, तब हम लोग मजबूरन जो है किसी न किसी नेता के जाके चौखट पे जाकर के गिड़गिड़ाना पड़ता है कि नेताजी हमारे लड़के यहाँ फंस गए, वो उसको पकड़ लिया, उसके साथ में ये घटना हो गई। लेकिन सुनने वाला कोई नहीं होता। सारा ज़मीन, सारा फील्ड यहाँ पर हम लोग तैयार करते हैं, उसका फ़ायदा दूसरों को मिलता है। तो आपका इस चुनाव में प्रमुख मुद्दा क्या होने वाला है? मेरा प्रमुख मुद्दा जो है, देखिए, सिंपल वे में मैं कहना चाहता हूँ कि हम लोग हिंदूवादी लोग हैं तो हम लोग हिंदू राष्ट्र की कल्पना करते हैं। हिंदू राष्ट्र की कल्पना कैसे होगी? हिंदू राष्ट्र की कल्पना पहले अपने गाँव से शुरू होगी, अपने शहर से शुरू होगी, अपने पंचायत से शुरू होगी, अपने विधानसभा से शुरू होगी, तब हिंदू राष्ट्र तक हम पहुँचेंगे। आज हमारा हर एक हिंदू जो है यह देख करके वोट दे कि जो हिंदू हित का कार्य कर रहा है, हिंदुओं के लिए कार्य कर रहा है, उसे हम वोट देंगे, चाहे वो किसी भी दल का हो, चाहे वो निर्दलीय हो, भाजपा से हो, जेएमएम से हो, कांग्रेस से हो, आजसू से हो, किसी भी पार्टी से हो। तब जो मुख्य राजनीतिक दल हैं, जो लोकल दल हैं, ऐसे लोग भी ये सोचने पे मजबूर हो जाएंगे कि नहीं, जो हिंदूवादी कार्य कर रहा है उन्हें ही टिकट दें। या तो जो प्रत्याशी जो चुनाव लड़ने का सोचेंगे वो भी जो है हिंदुओं के ऊपर जो है उनका झुकाव होगा। चलिए, एक बात आपका कहना है कि हिंदुओं के बारे में जो सोचता है, भारतीय जनता पार्टी भी तो हिंदुओं के लिए उसका मतलब एजेंडा है कि हम हिंदुत्व का वोट लेकर के हमको जीतना है। नहीं, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी, देखिए, आप या चाहे भाजपा के कोई भी बड़े नेता हो, कभी यह नहीं बोल सकते हैं कि ये भाजपा जो है पूर्ण रूप से एक हिंदूवादी पार्टी है। भाजपा कथित तौर पे नहीं, वो अपने आप को राष्ट्रवादी पार्टी, हाँ, राष्ट्रवादी पार्टी और एक सेकुलर पार्टी है जिसमें ईसाई, मुस्लिम, हिंदू सारे लोग रह सकते हैं और रहते हैं। मैं तो चाहता ही मैं हिंदू राष्ट्र की कल्पना करता हूँ। यहाँ पे, यहाँ के व्यवसाय पे, यहाँ के सुविधाओं पर सबसे पहला हक हिंदुओं का होना चाहिए। मैं परम पूज्य स्वर्गीय कमलेश तिवारी जी का शिष्य हूँ और मैंने यही सीखा है और मैं यही जानता हूँ, इस देश को बचाना है तो धर्म को बचाना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर धर्म बचेगा तभी देश बचेगी। अगर धर्म नहीं बचा तो इस देश के भी टुकड़े हो जाएंगे। चलिए, हम आपसे इस पर आपसे तर्क करना चाहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। हिंदू सनातन धर्म कहता है कि सर्वधर्म समभाव, सर्वे भवन्तु सुखिनः की बात करता है, मतलब सभी लोग हैं, वसुधैव कुटुंबकम की बात करता है। बहुत सारी चीज़ें हैं जो भी हमारे यहाँ हैं, उनको हम अतिथि को देवो भव की बात करते हैं। सारा विश्व अपना परिवार है, सभी धर्मों के लोग हमारे लोग हैं।
तो फिर ये तो हिंदू ही कहता है, फिर आप कैसे इसमें नहीं, आप कहते हैं कि मतलब उनकी कोई कल्पना नहीं है आपकी सारी बातें से मैं सहमत हूँ। लेकिन कहीं यह नहीं लिखा गया कि सभी धर्मों के लोग जो है वो हमारे परिवार हैं। धर्म सिर्फ एक ही है। किसी भी आप हमारे शास्त्रों में या कहीं आप उल्लेख नहीं पाएंगे कि किसी और धर्म के लोग भी जो है वो हमारे साथ हैं या वो मेरे भाई है बहन है, ऐसा नहीं होता। धर्म तो एक ही है। जिस समय हमारा श्रीमद् भगवत गीता श्री कृष्ण ने कहा, जिस समय हमारी उपनिषद है, और जो भी हमारे ग्रंथ हैं, कहीं पर भी और कोई धर्म था ही नहीं। हाँ नहीं, उस समय तो बिल्कुल 1500 साल पहले मुस्लिम धर्म आया, उससे बिल्कुल 2000 साल पहले अभी से ईसाई धर्म आया, उसके कुछ समय पहले कुछ यहूदी आए, तो ऐसे बहुत सारे धर्म हैं। लेकिन वर्तमान की स्थिति में पूरे भारत में इसमें तो कोई संशय नहीं है कि यहाँ पर 20-25% एक अल्पसंख्यक आबादी तो है और वहाँ यहाँ रह भी रही है। हिंदू राष्ट्र की कल्पना ठीक है, आपकी कल्पना है, वो होनी चाहिए, आप ऐसा चाह रहे हैं। लेकिन ये कैसे आपका कहना है कि अगर हिंदू राष्ट्र बन जाता है और आपको हिंदुओं की वोट चाहिए, तो क्या मतलब मुसलमान आपको वोट देंगे, आपको नहीं चाहिए? बिल्कुल नहीं चाहिए। हाँ? मैं चाहता भी नहीं। आप चाहते भी नहीं? मैं चाहता भी नहीं। अच्छा। मैं जिनके लिए कार्य करता हूँ, जो मेरे अपने हैं, मैं उन्हीं का समर्थन चाहता हूँ। चलिए, ये सब आपकी तो मुद्दे। आपके पास यहाँ का विकास का, रामगढ़ में उपचुनाव होने वाला है। बिल्कुल बिल्कुल। रामगढ़ में चुनाव अगर आप जीत जाते हैं तो यहाँ पर विकास का क्या मॉडल होना चाहिए? आपके मन में क्या है कि आप रामगढ़ विधानसभा को कैसे क्या क्या विकास करेंगे आप? मैं रामगढ़ विधानसभा में सबसे पहला जो कार्य है वो शिक्षा और रोजगार पे होगा। हिंदुओं का शिक्षा, बाकी का मैं जिम्मेदारी नहीं लेता। मैं वोट भी नहीं मांग रहा, मैं जिम्मेदारी भी नहीं लेता। शिक्षा और रोजगार की स्थिति हमारे विधानसभा में ऐसी है कि जो पढ़े लिखे लोग हैं, ग्रेजुएट लोग हैं, वो छोटे मोटे शॉप में 2000-5000 रुपये की नौकरी करने पे मजबूर है। वो उनका घर नहीं चल पा रहा है। इतना दिन यहाँ कई लोग जो 15-15 साल विधायक रहे हैं और अभी जो है 3 साल रहे हैं, तो यहाँ पे चलन चल गया है कि मैं अपनी पत्नी को उतारूंगा, पत्नी कहता है मैं अपने पति को उतारूंगा। तो ये परिवारवाद ख़त्म होना चाहिए। रोजगार पे और शिक्षा पे किसी का ध्यान नहीं है। अभी हाल ही में आपने देखा कि लॉकडाउन से जो है हमारा शहर भी गुजरा, हमारा विधानसभा क्षेत्र भी गुजरा। आप सोचिए कि जो सामाजिक लोग हैं उन्होंने ही जो है आगे बढ़ चढ़ करके मदद किया। अच्छा। विधानसभा के किन नेताओं ने मदद किया, किन्हीं ने नहीं। तो ये रामगढ़ की स्थिति है। प्रशासनिक लोगों ने मदद किया, लेकिन किसी भी नेता ने, जो पद पे बैठे हुए हैं, किसी ने भी मदद नहीं किया। तो शिक्षा और रोजगार, शिक्षा के क्षेत्र में हर विधानसभा में कई ऐसे इंस्टीट्यूट खोलने की मानसिकता है हमारी, जहाँ पे बच्चे जो है फ्री कोचिंग कर सकें। अच्छा। जिससे कि वो अच्छे से अच्छे तैयारी कर सके। शिक्षा इतना महंगा हो गया है, हमारे बच्चे जो आज ट्यूशन कोचिंग के बगैर में उनका शिक्षा पूरा नहीं हो सकता। और रोजगार की आज हमारी सरकारी ज़मीन हमारे क्षेत्र में इतनी सारी है, कहीं पर भी एक विधायक ने, कोई भी नेता ने कभी ये किया कि यहाँ पर जो है एक ऐसा कोई बिल्डिंग बना दिया जाए, अपार्टमेंट बना दिया जहाँ पे 10,000 लोगों को रोजगार मिल सके। आज भी रामगढ़ वैसा का वैसा ही है। रामगढ़ आज, लेकिन रामगढ़ में तो बहुत सारी इंडस्ट्रीज तो हैं, इसमें तो इंडस्ट्रीज हैं। आपका कहना है बिल्कुल सही है, लेकिन आप उन इंडस्ट्रीज में आप देखोगे आधा से ज़्यादा करीब 70% लोग जो है वो रामगढ़ के बाहर के लोग आकर के यहाँ रोजगार कर रहे हैं। 30% जो लोग हैं वो लेबर के तौर पे खट रहे हैं, वो भी पैरवी लगाने के बाद उन्हें नौकरी मिलती है। आप यहाँ पर शिक्षा रोजगार और जो भी निजी फैक्ट्रियाँ हैं यहाँ पर, उन पे ये प्रयास रहेगा कि सबसे पहले यहाँ की जो एजुकेटेड लोग हैं, जो शिक्षित लोग हैं या जो लेबर क्लास के लोग हैं, उनको नौकरी दिया जाए। उसके बाद अगर नौकरी बचता है तब बाहर के लोग, रामगढ़ विधानसभा के बाहर के क्षेत्र के लोग जो है वहाँ नौकरी करेंगे। ये सभी फैक्ट्री मालिकों को भी जो है ऐसा हम लोग आगे प्रस्ताव रखेंगे और ये सफल होगा। वर्तमान सरकार के कार्यशैली पर आप क्या कहना चाहेंगे? सरकार तो कार्यशैली तो है ही नहीं कुछ। रोजगार के मुद्दे पे हेमंत सोरेन सरकार में आए, लेकिन रोजगार है कहाँ? आज भी युवा भटक रहे हैं। हमारे सरकारी जो
वैकेंसीज है उनमें से हिंदी गायब कर दिया जाता है, उर्दू को जगह दिया जाता है। तो वैसी तो मानसिकता है सरकार की। अच्छा, रामगढ़ चुनाव में आप किसको सबसे बड़ा प्रतिद्वंदी मानते हैं? आपको क्या लगता है क्या हो सकता है रामगढ़ में? मैं रामगढ़ में अपना प्रतिद्वंदी मैं किसी को नहीं मानता। मैं सिर्फ और सिर्फ मैं यहाँ पे हिंदुओं से अनुरोध करने और हिंदुओं का जो हिंदुत्व है वो देखने आया हूँ कि इस बार मैं चुनाव नहीं लड़ रहा है, हिंदुत्व चुनाव लड़ रहा है। तो हिंदुओं को ये देखना है कि हाँ, एक ऐसा जितने भी प्रत्याशी हैं जो आएंगे, सामने आएंगे, उनमें से सिर्फ एकलौता हिंदुवादी प्रत्याशी मैं हूँ। तो मैं खुल करके कहता हूँ मुझे गैर हिंदुओं का वोट नहीं चाहिए। तो यह देखना है कि हिंदुओं की ताकत, समझदारी, बुद्धि वो कहाँ तक विकसित होती है। और मुझे तो लगता है, मैं तो विधानसभा का काफ़ी दौरा करता हूँ कि यहाँ पर हिंदुओं की आज जो समझदारी और वो आगे का जो अभी का जो चलन है वो देख रहे हैं कि हमारे सरस्वती पूजा होता है, सरस्वती पूजा में प्रशासन जो है कोई एक गैर हिंदू जो है वो फ़ोन कर देता है कि यहाँ अधिक साउंड में गाना बज रहा है, उसका साउंड जब्त कर लिया जाता है, ज़बरदस्ती विसर्जन करा दिया जाता है। वो हर पर्व त्यौहार में ऐसा हो रहा है। आपको अपने घर में पूजा करने के लिए प्रशासन से अनुमति लेने की आवश्यकता है आज। यह सब दूर करने के लिए हिंदुओं को हिंदुवादी प्रत्याशी को ही चुनना चाहिए। अच्छा, चलिए, ये थे दीपक सिसोदिया जी जो हिंदू समाज पार्टी की ओर से रामगढ़ विधानसभा में इस बार अपनी किस्मत आजमाने वाले हैं। और इनकी ये भी सोच है कि ये 2024 उसके बाद हर बार अपने आप को विधानसभा में उतारने का प्रयास करेंगे। इनका मानना है कि हिंदुत्व के नाम पर ही ये हर वक्त वोट मांगेंगे, मत मांगेंगे। अब देखना यह है कि सोशल इंजीनियरिंग के इस ज़माने में जहां कास्ट फैक्टर बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है, वैसी स्थिति में हिंदुत्व के नाम पर वोट मिलना कितना मुश्किल होगा या कितना आसान होगा, ये तो आने वाला समय बताएगा। 27 फरवरी को चुनाव है। चुनाव के बाद 2 मार्च को उसकी घोषणा होगी। हमारी शुभकामनाएं हिंदू समाज पार्टी के प्रत्याशी दीपक सिसोदिया जी के साथ है। अभी तक के लिए इतना ही। बहुत बहुत आभार, धन्यवाद।